जब जातिगत उत्पीड़न होता है हमारे समाज के लोगों का, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, मूंछ रखने पे हत्या कर दी जाती है, गड़ा छूने पे हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पे बारात निकालने पे हमले कर दिए जाते हैं। क्या इन इस तरह के उत्पीड़न के खिलाफ कभी आपने आरएसएस को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, भारतीय जनता पार्टी को कभी बोलते देखा है? दशा तो आपकी समझ लो बेहद नाजुक है। फिर से गुलामी लौट रही है, चूंकि जब ना नौकरी होगी ना व्यापार होगा, आप मजदूर बनेंगे पढ़ाई के अभाव में, और मजदूर बनेंगे तो मजदूर गुलाम हो जाता है। बाबा साहेब की कुर्बानी भी बेकार जाने वाली है। आपके बच्चे आने वाले समय में गुलाम बनने वाले हैं। 99% SC ST, 99% माइनॉरिटी, 98% OBC आजकल की इस हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। पैसे के अभाव में उनके बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। सत्ता को समझ आना चाहिए, पार्टियों को समझ आना चाहिए कि रिजर्व सीटें रिजर्व समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए चुन रहे हैं, तो उनको इतना हक तो होना ही चाहिए कि वो अपने समाज के जो तकलीफ उनके मुद्दे तो उठाएं। अगर ऐसा भी नहीं कर पाए तो फिर MP MLA बनने का फायदा क्या? फिर इस रिजर्व सीट का होने का क्या फायदा? जब बेटी की इज्जत लुटी तो कोई भगवान बचाने नहीं आया, जब बस्तियां जलाई गई तो भी कोई बचाने नहीं आया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले इतिहास में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी हजारों साल की गुलामी तोड़ी, हमारे पढ़ने के रास्ते खोले, हमारे नौकरी के रास्ते खोले। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और तमाम महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन मुख्य अतिथि भाई पुनिया जी, मेरे साथी इतिहास के प्रोफेसर और समाज के चिंतक भाई रतनलाल जी, प्रोफेसर वर्मा जी, बौद्ध जी और सभी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। साथियों, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे मेरे साथी रतनलाल जी ने विस्तार से बात रखी। उसी दिशा में पूरा रिपीटेशन करने की बजाय कुछ मुद्दों पे मैं बात रखना चाहता हूं। हम सभी इतिहास पढ़े हैं और इस बात को जानते हैं कि लगभग 1,500-2 हजार साल हम लोगों ने लंबी गुलामी झेली है। तो ये सवाल तो बनता है ना कि ये लंबी गुलामी क्यों चली। मैं इस बात को कभी भी नहीं मान सकता कि कोई ये कहे कि हमारे बुजुर्गों ने ये कोशिश ही ना की हो कि हमारे बच्चे आजाद पैदा हों। हम भी गुलाम रहे, हमारे बच्चे भी गुलाम रहे, उनके बच्चे भी गुलाम रहे। ऐसी सोच हमारे बुजुर्गों ने, ऐसी सोच उनकी रही हो, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। और मैं इस बात को भी नहीं मान सकता कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से कभी यही नहीं चाहा कि हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे, हमें भी ज्ञान अर्जित करने का अवसर होना चाहिए, हमें भी व्यापार करने का हक होना चाहिए, हमें भी संपत्ति में हक होना चाहिए, जमीन पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। मैं नहीं मान सकता कि हमारे बुजुर्गों ने यह ना चाहा हो। तो फिर ऐसे कौन से कारण हैं कि कोई 10-20 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक हमारे लोग शिक्षा से भी वंचित रहे, संपत्ति से भी वंचित रहे, व्यापार से भी वंचित रहे, यहां तक कि मानवता के दर्जे से वंचित रहे। तो इसके अगर कारण को खोजना चाहें तो इसका कारण तो हमें धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति में मिल जाएगा। क्योंकि आज देश का शासन चल रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान से, लेकिन उस वक्त एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसका संचालन मनुस्मृति रूपी संविधान से चलता था। और मनुस्मृति रूपी संविधान में यह तय कर दिया था कि महिलाएं, शूद्र और अछूत
इनको न पढ़ने का अधिकार है, न संपत्ति का अधिकार है, न व्यापार का अधिकार है। इस वजह से हमारे लोग 1,500-2,000 साल तक शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से, जमीन जायदाद से, तमाम चीजों से वंचित रहे। और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ज्योतिबा फूले जी ने कहा है, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में हम लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये हमारे समाज की दुर्दशा केवल शिक्षा से वंचित रहने की वजह से हुई। लेकिन ऐसे समय में हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इतना सम्मान क्यों देते हैं? हमारे लिए तो भगवान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, हमारे लोग तो बाबा साहेब अम्बेडकर को ही भगवान मानते हैं, उनके लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं। तो उसका कारण है क्योंकि हमारे लोग भी वर्षों से पूजा पाठ करते आए, लेकिन जब बेटी की इज्जत लुटी तो कोई भगवान बचाने नहीं आया। जब बस्तियां जलाई गई तो भी कोई बचाने नहीं आया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले इतिहास में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी हजारों साल की गुलामी तोड़ी, हमारे पढ़ने के रास्ते खोले, हमारे नौकरी के रास्ते खोले, हमारे राजनीति में आने के रास्ते खोले, हमें वोट का अधिकार दिया, तमाम तरह के हक अधिकार दिए। लेकिन दुखद यह कि जो हजारों साल के संघर्ष के बाद जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवाकर, अपनी जवान पत्नी को खोकर, अपना पूरा जीवन जलाकर जो हमें दिया, हम सारे लोग मिलके मिडिल क्लास भी बन गया। बाबा साहेब की वजह से हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, कलेक्टर बने, तमाम तरह के बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने। लेकिन जो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए, हम उसको भी बचा के नहीं रख पाए। केवल 75 सालों में हमने वो भी कमा दिया। और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे समाज के कुछ नेताओं ने हमारा सही मार्गदर्शन नहीं किया। हमारे ही समाज के नेताओं ने हमारा सही तरीके से नेतृत्व नहीं किया। हमारे समाज के नेताओं ने संसद और विधानसभाओं में सही तरीके से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं किया। यही वजह थी कि जो 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को समाज को नरसंहार से बचाने के लिए गांधी जी के साथ पूना पैक्ट करना पड़ा, जो उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, जिसको अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बाबा साहेब की बहस के बाद स्वीकार कर लिया था और कम्युनल अवार्ड घोषित किया था, जिसके खिलाफ, जिसमें हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलना था, जिसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। और बाद में बाबा साहेब को धमकियां मिलने लगी कि अगर गांधी जी अनशन में मर गए तो तुम्हारे पूरे समाज को कत्लेआम कर दिया जाएगा, नरसंहार कर दिया जाएगा। तो बाबा साहेब को दुखी मन से मजबूरी में समझौता करना पड़ा कि अगर पूरे समाज का नरसंहार हो गया फिर मैं इस पृथक निर्वाचन को लेकर करूंगा क्या। दुखी मन से उनको समझौता करना पड़ा। लेकिन आज यह बात हमें समझ आती है वो क्यों दुखी थे। वो ठीक है, जैसा रतन जी ने बताया, बाकी चीज मिली, शिक्षा के क्षेत्र में हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिला, नौकरी में रिजर्वेशन मिला, वो चीज तो मिल गई, लेकिन जो चीज गंवानी पड़ी उसका नुकसान क्या हुआ। पृथक निर्वाचन क्षेत्र चला गया और उसके बदले में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र आ गया। उसका परिणाम यह हुआ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे हमारे समाज के लोग अपना प्रतिनिधित्व अपने आप अपने में से चुने। आज मजबूरी है, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में हम अपना जिसको हम पसंद करते हैं उसको नहीं चुन सकते, क्योंकि जो असली चीज, जो डिमांड थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की, उसमें तो डबल वोट का अधिकार मिल रहा था कि जो रिजर्व से लड़ेगा उसको हम ही चुने, हम ही वोट डालेंगे। यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट पे केवल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ही वोट डालेंगे, कोई दूसरा वोट डाल के नहीं चुनेगा उसे।
लेकिन जो जनरल बंदा चुनाव लड़ेगा हम उसको भी वोट डालेंगे, तो हमें डबल वोट मिलने वाला था जो चला गया, और पृथक निर्वाचन की जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र आया। और उसका असर यह हुआ कि अगर आज पूनिया जी चुनाव लड़े तो पूनिया जी को चुनाव में वोट केवल SC ST ने नहीं डाला, बल्कि उस पूरे चुनाव क्षेत्र के सभी लोगों ने डाला। अब चूंकि सबने वोट डाला है तो ये प्रतिनिधि सबके हैं, ये प्रतिनिधि केवल शेड्यूल कास्ट के नहीं है। बेशक रिजर्व सीट से लड़े, लेकिन प्रतिनिधि केवल शेड्यूल कास्ट के नहीं, सबके प्रतिनिधि हैं। उसका एक और असर है कि समाज के पास ये विकल्प ही नहीं है कि समाज किसको चुने। पॉलिटिकल पार्टी जिसको टिकट देगी उसमें से भी आप अपने पसंद को चुनना चाहें, केवल शेड्यूल कास्ट के लोग तो नहीं चुन सकते। क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी उठा के देख लीजिए या लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी उठा के देख लीजिए, कहीं पे आपका वोट 15% है, कहीं पे 20% है, कहीं पे 25% है, कहीं पे 30% है, कहीं पे 40% है। अगर 40 के 40 भी इकट्ठी डाल दें तो बाकी जनरल वाले उस 40 वाले समाज को हराने के लिए 60 को वोट दे देंगे। तो आप 40 मिल के भी अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुन ही नहीं सकते। ये कड़वा सच है। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एहसास उसी वक्त हो गया था कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र जा रहा है, इसके बदले में जो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र आ रहा है, इसमें मेरे समाज के जो प्रतिनिधि जाएंगे चुनकर, वो मेरे समाज का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाएंगे। और दूसरा खतरा इसलिए ज्यादा हो गया, जो चुन के गया उसको ये चिंता लग गई, अगर मैं समाज की बात ज्यादा करूंगा तो अगली बार मेरा टिकट कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि टिकट कट ही जाता है, उसने अपने मन में यह मान लिया कि अगर मैंने समाज की बात की ज्यादा तो मेरा टिकट कट जाएगा। इसी केवल डर में, मतलब वो जो समाज की रिजर्व सीट से लड़के समाज के सच्चे प्रतिनिधि बनने की बजाय ज्यादातर लोग अपने अपने पार्टी के गुलाम हो गए। अन्यथा रिजर्व सीट पे टिकट तो रिजर्व को ही मिलेगा, लड़ेगा तो रिजर्व ही। अगर पूरे समाज के लोग ये तय कर लें, जो भी राजनीति में जा रहा है, कि मैं यहां रिप्रेजेंटेशन जो मुझे मिला है समाज को नेतृत्व देने का, मैं समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं संसद में, मैं विधानसभा में समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं सच्चा प्रतिनिधि बनूंगा, समाज की हक और अधिकार की लड़ाई तो लड़ूंगा। मेरा पद रहे ये चाहे, काट लो टिकट, जो भी आए वही लड़े, जो भी आए वही बोले, वही सारे समाज के मुद्दे उठाए, फिर किसका टिकट कटेगा? सत्ता को समझ आना चाहिए, पार्टियों को समझ आना चाहिए कि रिजर्व सीटें रिजर्व समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए चुन रहे हैं, तो उनको इतना हक तो होना ही चाहिए कि वो अपने समाज के जो तकलीफ उनके मुद्दे तो उठाएं। अगर ऐसा भी नहीं कर पाए तो फिर एमपी एमएलए बनने का फायदा क्या? फिर इस रिजर्व सीट का होने का क्या फायदा? यह बात सबको समझ आनी चाहिए। यह चीज हमारे हाथ से चली गई है, और आज तो इतना ज्यादा हो गया है कि लोग बस अपने नेता को खुश रखने के चक्कर में सब कुछ गंवा रहे हैं, इज्जत भी गंवा रहे हैं। मंत्री बन जाएगा पर पीए अपना नहीं रख सकता, अपने समाज को जो देना चाहता, जो योजना बनाना चाहता बना नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि उसको 100% रोका जा रहा, नहीं बना सकता। साला जो आदमी दिमाग में बीमारी लेकर पैदा हुआ हो, जो खुद मन में ये सोच ले कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा मैं करूं ही ना, तो डूब के मर जाओ। किस लिए बने हो फिर? जरूरत क्या आपकी? अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही लोग जाते जा रहे हैं जिनके मन में से खुद के मन में डर पैदा कर लिया, और उस डर ऐसा पैदा कर लिया कि वो कुछ बाकी सोच ही नहीं रहा है कि बस मैं अपने नेता को, अपनी पार्टी को खुश रखूं। नुकसान पूरे समाज का हो गया। मैं और रतनलाल जी लगातार साथ बैठते रहे, हमें वर्षों से बैठ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपको ताजुब होगा, जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था दिल्ली की सरकार में, रतन जी मौजूद है गवाह इस बात के, और उधर हमारे राहुल नागपाल गवाह साहब के, पुनीत गवाह। मेरे यहां मेरे बंगले का जितना समाज का उपयोग हम कर पाए हमने किया, शायद ही किसी ने किया हो। जैसा वो बता रहे थे 200 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन, तो 200 पॉइंट रोस्टर के आंदोलन की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे उस बंगले पे हुई।
सारी तैयारी पूरे आंदोलन की हमारे बंगले पे हुई। हमें तो कभी कोई डर नहीं लगा कि यह कुर्सी चली जाएगी। जब हमारी मान सम्मान की और स्वाभिमान की बात आई तो हमने अपना फेंक दिया इस्तीफा। जब बात यह है कि भाई एक तरफ समाज की इज्जत आबरू है, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट है, एक तरफ मंत्री की कुर्सी है, दो में से एक चुन लो। हमने कहा ठीक है, ये पकड़ो इस्तीफा, हम बाबा साहब का मिशन चुनेंगे, तथागत बुद्ध का मिशन चुनेंगे। तो कौन सी कमी आ गई भाई? तब भी मैं एक समय पर 2 रोटी खाता था, आज भी 2 ही खा रहा हूं। तब भी मैं बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीता था, आज भी नहीं पीता। मंत्री बनके क्या बंगला और गाड़ी की शक्ल देखनी है क्या? अरे जिस समाज का नेतृत्व करने के अगर उनके मुद्दे हल नहीं कर पाए, उनके लिए काम ना कर पाए, उनके लिए लड़ ना पाए, तो ऐसे मंत्री एमएलए एमपी बनने का फायदा क्या है? उससे तो यार हम वकील में बढ़िया है। हमने हजारों लोगों को कोर्ट में केस जिता के न्याय दिलवा दिया और मंत्री रह के ना दे पाए, फिर क्या फायदा? रतन जी और हम कई बार बात करते हैं, जब भारत गरीब था, जब भारत आजाद हुआ तो भारत गरीब था। जब भारत गरीब था तो शिक्षा फ्री थी। जब भारत गरीब था शिक्षा फ्री थी, नौकरियों के बहुत अच्छे अवसर थे। और जब भारत अमीर हो गया तो शिक्षा महंगी होकर शिक्षा छिन गई और नौकरियां भी छिन गई। तो नफा नुकसान किसका हो रहा है देख लो। हुक्मरान तो बनते रहना बाद में, पहले अपनी आज को बचा लो। ना आज नौकरी के अवसर है। और एजुकेशन की बात बता दूं, अगर आपका बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत काबिल है, और वो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है नीट का एग्जाम पास करने के बाद, पुनिया जी, एक इंजीनियर की डिग्री करने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, 15 से 20 लाख रुपया चाहिए, जिसमें उसकी फीस, उसका हॉस्टल, उसका ट्रांसपोर्ट, खाना, किताबें, इसी का खर्च 15 से 20 लाख न्यूनतम एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बनने के लिए। और वो भी नौकरी नहीं, इंजीनियरिंग की डिग्री। जरूरी नहीं इंजीनियरिंग की डिग्री जिसको मिलती उसको नौकरी भी मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। लॉ, एनएलयू में अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, तो 20 लाख से 25 लाख चाहिए 5 साल की लॉ करने के लिए। अगर आईआईएम में हो जाए तो कम से कम 40 लाख चाहिए एमबीए करने के लिए। मैंने तो बड़ा इस पे सर्वे किया, रिसर्च किया। हम लोग तो काफी, रतन जी और हम तो लगातार ही बैठ के चर्चा करते हैं, बड़ा अध्ययन करते हैं। 99% SC ST, 99% माइनॉरिटी, 98% ओबीसी आजकल की इस हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। पैसे के अभाव में उनके बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ये सच है। जैसा उन्होंने बताया, आपसे पूछा कितनी फीस लगती थी, मैंने 1983 में 10वीं की, ये सही कह रहे हैं, 10-20 पैसे लगते थे महीने के। वजीफा तो जैसा बताया, वजीफा वाकई में ज्यादा था। वजीफा बढ़ा नहीं बल्कि घट गया और खत्म हो गया, और फीस हजारों गुना बढ़ गई, लाखों गुना बढ़ गई। जब वजीफा भी अच्छा था, नौकरियों के भी अवसर अच्छे थे, शिक्षा भी लगभग फ्री थी, 20 सूत्री कार्यक्रम में लोग को 120 गज के, 100 गज के, 80 गज के प्लॉट भी मिले, खेत की जमीन के पट्टे भी मिले। ये जो कुछ भी तरक्की हुई है, जितने भी अफर्मेटिव एक्शन लागू हो पाए, या बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी का राष्ट्रीयकरण हुआ हो, चाहे PSUs बने हो, यानी जितने नौकरी के अवसर बने या मुफ्त में शिक्षा पाली और अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी ले लिया, स्टाइपेंड ले लिया, ये सब काम जब तक कांग्रेस का राज था, इसे आप किसी दृष्टि से देख सकते हो, पर सच को स्वीकारना पड़ेगा, तुलना कर लेना, तब तक ये सब हुआ। जैसे जैसे उधर कांग्रेस कमजोर हुई और बीजेपी मजबूत हुई,
क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पे बात होगी तो राष्ट्रीय स्तर पे तो दो ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, बाकी रीजनल पार्टी है। तो दोनों की जब आप तुलना करोगे तो जब तक कांग्रेस का राज था तब तक शिक्षा भी लगभग फ्री थी। रीजनल पार्टी या कोई नेशनल एजेंडा नहीं, वो तो सच है ही, नेशनल एजेंडा नहीं है उनका, तो उस अपने राज्य के अंदर सत्ता कैसे मिले वहां तक सीमित है। राष्ट्रीय एजेंडा तो राष्ट्रीय पार्टी से तय होता है। तो ऐसे में आप ये देख लें कि अफर्मेटिव एक्शन धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया। आपको याद होगा उदारीकरण का दौर, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। इस दौर में क्या हुआ कि धीरे धीरे एक चीज और देखोगे आप, मैं तो एक वकील के तौर पे देखता हूं, उससे पहले का दौर वो था जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट श्रमिकों के बारे में, लेबर के बारे में जितनी आती थी फेवर में आती थी। लेकिन अब जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही हैं वो श्रमिकों के खिलाफ और पूंजीपतियों के फेवर में आ रही हैं। जो वकील हो जानते हो, पढ़ लेना नहीं तो। और धीरे धीरे सरकारी एजुकेशन सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। पिछले 15 से 20 सालों में आरटीआई से मुझे सूचना मिली है लगभग 1.5 लाख से 1.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्या जनसंख्या कम हो गई है? जनसंख्या देश की तेजी से बढ़ रही है, तो सरकारी स्कूल कॉलेज बढ़ने चाहिए थे, लेकिन सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट खुलते जा रहे हैं। मुझे कोई बता दो, कोई अधिकारी, कोई नेता जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हो, खुद के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल में जो मध्यम दर्जे का पब्लिक स्कूल है उसमें भी एक बच्चे की फीस का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो तो एक बच्चे को पब्लिक स्कूल में, मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए एक महीने में कम से कम 7-8 हजार, तो मध्यम दर्जे, अच्छे की बात नहीं कर रहा हूं, मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कम से कम 7-8 हजार रुपए महीने में खर्च होता है। एक परिवार में एवरेज 2 बच्चे भी मान लें तो कम से कम 15,000 रुपया 2 बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए चाहिए। और SC ST OBC माइनॉरिटी के तो 98-99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ोगे तो 15,000-20,000 रुपये महीना बैठेगी। 5,000 से 20,000 के बीच 99% की इनकम है SC ST की। कहां से पढ़ाएगा पब्लिक स्कूल में? वो तो सरकारी में पढ़ाएगा, और सरकारी में पढ़ाई का माहौल नहीं छोड़ा। सरकारी को कमजोर किया जा रहा है या बंद किया जा रहा है। और जो सरकारी में टीचर, आप देख लेना जाके, अगर टीचर का घर 200 किलोमीटर दूर है, सप्ताह में 1 दिन चला जाता अपनी जगह, किसी को 5,000 पर रख रखा है। ये चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट में, ये यूपी में भी मैंने देखा, ये मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा, और जगह भी होगा। टीचर कोई और है, घर दूर है, वो महीने में 1 बार 2 बार चला, उसके बदले में वो पैसा शिक्षा अधिकारी को देता है। अपनी जगह पे 5-7 हजार रुपए में किसी को सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है। सरकारी में भी ये मतलब इस तरह की धोखाधड़ी चल रही है, तो आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो हमारी दशा क्या पहले थी और क्या बाबा साहेब के आने के बाद जो तरक्की हुई, आज हमारी क्या दशा है? दशा यह कि आपके हाथ से नौकरी गई, आपके हाथ से शिक्षा गई, और आपके पास इतना पैसा नहीं कि व्यापार कर लो। पहले फिर भी सरकारों ने फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाए, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिससे सस्ते दर पर लोन मिल जाते थे। आज ज्यादातर वो कॉर्पोरेशन लगभग ठप हैं, बंद होने के कगार पे, चूंकि उन्हें सरकार पैसा जानबूझ के नहीं देती। और जब उस कॉर्पोरेशन को पैसा सरकार नहीं देगी, ग्रांट नेट नहीं देगी, तो वो SC ST के बच्चों को अपना रोजगार करने के लिए, अनएम्प्लॉय बच्चों को फिर सस्ते दर पे लोन कहां से देगा जब पैसा ही नहीं है? तो जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस बने वो भी लगभग ठप हैं। तो अब आप ये बताइए, आपकी फिर दशा तो आपकी समझ लो बेहद नाजुक है। फिर से गुलामी लौट रही है, क्योंकि जब ना नौकरी होगी ना व्यापार होगा। आप मजदूर बनेंगे पढ़ाई के अभाव में, और मजदूर बनेंगे तो मजदूर गुलाम हो जाता है। बाबा साहेब की कुर्बानी भी बेकार जाने वाली है, आपके बच्चे आने वाले समय में गुलाम बनने वाले हैं।
तो उस गुलामी से बचाने के लिए हमारी दिशा क्या होनी चाहिए? हमारी दिशा ये होनी चाहिए, सबसे पहले तो हम सच को जानें, अंधे आंख मीच के ना चलें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहें, सरकारी में जैसी भी शिक्षा, फिर भी शिक्षा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। और ये ध्यान रखना, जितने लोग कावड़ लेने जाते हैं 99% SC ST OBC के बच्चे होते हैं। 99%। जो पुजारी मंदिर में बैठ कर पूरा हजम कर रहा है, लाखों करोड़ रुपए खा रहा है, उनके बच्चे तो नहीं जाते। व्यापारियों के बच्चे देखे किसी ने कावड़ लेने जाते हुए? या किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे देखे हो, या किसी नेता के बच्चे देखे हो? जब नेताओं के बच्चे नहीं जा रहे, पुजारियों के बच्चे नहीं जा रहे, व्यापारियों के बच्चे नहीं जा रहे, अफसरों के बच्चे नहीं जा रहे, तो तुम गरीब और तुम्हारे बच्चे क्यों कावड़ लेने जा रहे? क्यों नहीं उसे रोक रहे हो आप? कथावाचक को सुनने कौन जा रहा है? और एक और हमारी जो दुर्दशा का कारण, जिसमें मैं दिशा देने की बात कर रहा हूं आज, विचार पे जब मंथन होता है, भविष्य की रणनीति पे जब मंथन होता है, तो हमारी रणनीति फेल क्यों होती है? वो सफल क्यों नहीं होती? उसका बहुत बड़ा कारण यह है, हमारी आधी जनसंख्या महिला, और यहां अगर 50 आदमी बैठे हैं तो 50 के 50 पुरुष हैं। महिला ने तो संदेश सुना नहीं, महिला का तो मार्गदर्शन हुआ नहीं। हाँ, इतना जरूर है, आप जो लोग पुरुष लोग आए, उनके घर के आसपास अगर कोई कथावाचक आया होगा, आपको पता भी नहीं होगा, आपकी पत्नी, आपकी मां, आपकी बेटी बच्चों को लेके वो कथावाचक को सुनने गई होगी पड़ोसी के कहने पे। तो मिशन उनका चलेगा, आपका चलेगा? आप तो अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपनी मां को कभी ऐसे सामाजिक चिंतन शिविर में लाते नहीं हो। जब आप लाते ही नहीं हो, दोष किसे दे रहे हो? आपकी तो दिशा बिगड़ी पड़ी है। शाम को देख लेना हमारी बस्तियों में बहुत लोग वो थैली पीते, शराब पीते मिलेंगे, कच्ची पक्की। जितना कमाया मजदूरी करके, आधे से ज्यादा शराब में। और जो रिटायर हो गए, चलो अच्छी बात है, कुछ लोग रिटायर यहां बैठे, नहीं चाहे तो रिटायर गांव के किसी चौपाल पे ताश खेलते मिलेंगे पूरा दिन। खाली है, क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं। उनका आदमी खाकी कच्चा पहन के सुबह सुबह हमारे शाखा लगा के हमारे घरों में घुस रहा है और हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है। वो अपनी विचारधारा को हमारे बच्चों तक के दिमाग में डाल रहा है। और हमारा आदमी कह रहा रिटायर हो गए, खाली है, क्या करें, ताश खेल लेते हैं जी। कहां लिखा भाई खाली है तो किला ताश खेलो? तुम समाज में जाके अपने छोटे बच्चों का मार्गदर्शन नहीं कर सकते? उनको जागरूक नहीं कर सकते? मैं तो बहुत जी एक बात और कहूंगा, इस तरह के अंदर होल के प्रोग्राम कम करो। अब जरा गांव बस्तियों में प्रोग्राम लगाने शुरू करो। हम तो गांव बस्तियों में चलने में तैयार हैं। नहीं, हम और आप तो जहां अवसर मिलता है गांव में भी जाते हैं, लेकिन अब हमें बाकी को भी कहना है कि ज्यादा प्रोग्राम मंच के बनाने की बजाय गांव देहात में लगाओ। और जो रिटायर हो गए वो लोग ये तय कर लो कि कम से कम रोज नहीं जा सकते तो सप्ताह में एक दिन हम अपने 3-4 घंटे किसी न किसी गांव में, झुग्गी बस्ती में जाके, कॉलोनी में जाके अपने बच्चों को इकट्ठा करके उनको जागरूक करने में लगाएंगे। और साथ में ये भी तय करो, अकेले नहीं जाएंगे, अपनी पत्नी को भी जागरूक करेंगे और अपनी पत्नी को साथ लेके जाएंगे। औरतों को औरत ज्यादा अच्छे समझा सकती है। और जिसकी जो ये कहते हैं ना जी मैं तो जागरूक हूं, मैं तो ये सब नहीं मानता अंधविश्वास, पर क्या करूं, मेरी मां और मेरी बीवी मानती नहीं। मानेंगे कैसे भाई? आप तो यहां अकेले आके बैठ गए। जहां ब्रेन वॉश किया जा सकता है वहां पर उन्हें लेके जाते नहीं हो। और जहां मति भ्रष्ट की जाती है वहां वो पड़ोसन के बुलाए खुद चली जाती हैं। आप ये भी नहीं पूछते दिन में कहां गई थी, कुछ किसकी कथा सुन रही थी। वो कथावाचक देख ही रहा आजकल के कितने फ्रॉड है। कुछ तो रेप की हत्या के केस में जेल में पड़े, और कुछ ऐसे हैं जो अभी बचे हुए हैं, चले जाएंगे जब कभी कोई और उनके खिलाफ मुकदमे। तो आज सच्चाई है, जांच हो जाए तो बहुतों के खिलाफ सच्चे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि सत्ता कहीं ना कहीं ऐसे कथावाचकों के चरणों में लेट रही है।
सत्ता पाने के लिए नेता चरणों में लेट रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं प्रधानमंत्री, वो कथावाचक के आगे हाथ जोड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जो आदमी कथावाचक या जो आदमी कह रहा है मैं तो शंकराचार्य हूं, मेरा रोज रोज की मोहमा ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं तो इन चीजों से ऊपर उठ चुका हूं, वो आरक्षण के खिलाफ बोल रहा है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आरक्षण के खिलाफ बोल रहा है, तुझे क्या लेने देना, तेरा तो मोहमाया से उठ चुका, तू तो अब भैया ऊपर अपने आप को बहुत साधु महात्मा की उस श्रेणी में रख दिया तूने अपने आप को। फिर तू आरक्षण पे क्यों बोल रहा है? तू जातिवाद पे क्यों बोल रहा है? और जब जातिगत उत्पीड़न होता है हमारे समाज के लोगों का, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, मूंछ रखने पे हत्या कर दी जाती है, गड़ा छूने पे हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पे बारात निकालने पे हमले कर दिए जाते हैं। क्या इन इस तरह के उत्पीड़न के खिलाफ कभी आपने आरएसएस को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, भारतीय जनता पार्टी को कभी बोलते देखा है? हमारे दुख तकलीफ पे जो आदमी बोलने तक को तैयार नहीं है और हमारे समाज के लोग उसको सत्ता सौंप रहे हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, क्या जरूरत है भाई? आपको तय करना पड़ेगा दिशा, दशा आपको पता लग रही है, धीरे धीरे दिशा तय करनी पड़ेगी। सुबह टाइम से उठो, नशे से दूर रहो, सुबह थोड़ा घूमने जाओ, व्यायाम करो, टाइम निकाल कर पढ़ने की आदत डालो, और जहां व्यर्थ की चीजें हैं, व्यर्थ की कथा हो रही है, वहां जाना बंद करो। अंधविश्वास पाखंडवाद से दूरी बना लो, अध्ययन करके चिंतनशील बनो, अपने बच्चों को जागरूक करो, पड़ोस के बच्चों को जागरूक करो, रिश्तेदारों को बच्चों को जागरूक करो। जब जागरूकता हो जाएगी, पढ़ाई की वैल्यू समझ आएगी, और विद्वजनों को सुनो। जब विद्वता के पे किसी विषय पर कोई विद्वान लोग आके चर्चा करें, उसे बैठ के सुनो, कुछ तो सीखोगे। बच्चों को साथ लेके जाओ ताकि बच्चे भी सीखें, तो दशा भी बन जाए, दशा भी सुधारने के लिए दिशा भी बन जाएगी। कोई ऊपर से ये मत सोच लेना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा आएंगे, वो नहीं आने वाले। हमें आपको अपने बच्चों में से ही अम्बेडकर बनाने पड़ेंगे, हमें खुद को बनना पड़ेगा। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो जैसा हमारे प्रोफेसर वर्मा बोल रहे थे कि निराशा होने लगी है, निराशा से काम नहीं चलेगा। नो डाउट जो चिंतनशील हैं वो परेशान, ऐसी व्यवस्था को देखकर परेशान तो होते हैं। एक तरफा सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक नहीं बची हैं, वहां भी जजमेंट अब आप ये मान लो कानून से नहीं हो रहे। पहले कहते थे ना एविडेंस और लॉ के हिसाब से जजमेंट होती हैं, अब तो आपने देखा होगा आस्था के आधार पर जजमेंट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है बाबरी मस्जिद वाले, राम मंदिर वाले केस पे मैंने आंख मीच के मैंने भगवान को याद किया, उनसे पूछा मैं क्या करूं, और फिर निर्णय दे दिया। जब देश का चीफ जस्टिस ऐसी बात करेगा तो भाई न्याय मिलेगा क्या? और जिससे तू मांग रहा हाथ जोड़ के, अगर वो होता, अगर उसके पास कुछ होता न्याय करने का, तो फिर तुम्हारी कोर्ट की न्यायालय की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो खुद ही न्याय कर देते ना। जिसको न्याय की कुर्सी में इसलिए बिठाया कि तूने न्याय देना है, और संविधान ने कह दिया न्याय देते वक्त तूने कानून के हिसाब से और साक्ष्यों के आधार पर जजमेंट देना है। वो कह रहा है जी कानून और साक्ष्य मैं सोच रहा हूं साइड में रख दूं, मैं आस्था के आधार पर दे देता हूं, तो फिर न्याय कहां हुआ? न्याय कहां हुआ? जिस संविधान की शपथ ले रहा है, जज बनते वक्त पुनिया साहब शपथ ली जाती है, मैं संविधान की शपथ लेता हूं, निष्पक्ष रूप से, बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म देखे, मैं सबको समान दृष्टि से कानून के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर न्याय दूंगा। और वो कुर्सी पे बैठने के बाद करा नहीं, साक्ष्य तो खिलाफ से दिख रहे हैं, इसे तो मैं एक साइड रख देता हूं, कानून भी खिलाफ ही दिख रहा है, इसे भी साइड में रख देता हूं, मैं तो आस्था के आधार पर दूंगा। फिर तो होलिया न्याय। देश गर्त में जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त हो गई हैं, और ऊपर से धर्म के नाम पे लोगों को अंधा इसीलिए किया जा रहा है
इतना अंधा बना दो कि वो बस नारे ही लगाते रहे, भूखे पैसे नारे लगाते, जब ज्यादा भूख से तड़फेगा फिर थोड़ा सा खाना दे दो, तो उसे ये रहेगा यार देखो इसने हमें खाना दिया है, हमारा इससे बड़ा हित ऐसी कोई नहीं हो सकता, इसने हमें खाना दिया है, पर उसका इस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। इसी ने तेरी नौकरी छीनी है, इसी ने तुझे इस हालत में पहुंचाया है कि तू खाने के लिए इस पर निर्भर है। पहले लोग अपनी मेहनत से खाते थे, सरकार थोड़ा देती थी, सरकार लेकिन रोजगार के अवसर बनाती थी। मनरेगा किसने दिया? रोजगार, मिनिमम रोजगार गारंटी दी ना, किसने दी? फ्री एजुकेशन किसने दी? राइट टू इंफॉर्मेशन किसने दिया? और छीना किसने? अब सब छीन चुका है। तो इन मुद्दों को, सच को जानना और समझना आगे की दिशा तय करने के लिए बहुत जरूरी है। जो दशा हमारी हो चुकी है उसके कारण समझ लिए होंगे आपने, और जो दिशा हमारी तय होनी चाहिए उसका तरीका भी थोड़े शब्दों में कम समय में बताने की मैंने कोशिश की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा साथियों, समय गंभीर है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, निराशा को नजदीक नहीं लगने देना है। नो डाउट वो लोग अंधकार पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस अंधकार को दूर करने के लिए आप दिया जलाने की कोशिश करते रहिए। प्रकाश आएगा, उजियारा होगा। हमें फिर से अपने बच्चों को गुलाम बनना स्वीकार नहीं है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और मुझे यकीन है आज नहीं तो कल हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। क्योंकि प्रजातंत्र में जनसंख्या बहुत बड़ी चीज है, वोट से सरकारें बनती गिरती हैं, लेकिन उस वोट को यह एहसास होना चाहिए कि यह वोट का अधिकार कितनी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलवाया है। वरना वोट का अधिकार तो केवल इनकम टैक्स को मिलने वाला था, जो इनकम टैक्स पे ही हैं, जो बड़े जमींदार हैं, ग्रेजुएट हैं। संविधान सभा तो केवल उनको वोट का अधिकार देना चाहती थी, लेकिन बाबा साहब के संघर्ष से वोट का अधिकार सबको मिला ना। उसकी कीमत तो समझो 1500 रुपए में, 5-10 किलो अनाज में, शराब की बोतल में अपनी वोट को बेच रहे हैं। और वो आपकी वोट से चुन के जाने वाला आदमी, उसने इतने सारे टैक्स लगा दिया। बीड़ी का बंडल खरीदते हो उस पर भी जीएसटी लग रहा है, चप्पल खरीद रहे हो उस पर जीएसटी लग रहा है, और तुम्हारे से जो टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा हो रहा है, मान लो 100 रुपए इकट्ठे हुए, लिए आपसे वो 100 रुपए, उस 100 रुपए में से 5 रुपए तुमको बांट दिए, 2-2 पैसे, और तुम खुश हो, ये बढ़िया सरकार है, इसने हमें 5 रुपए बांट दिए। अब वह 95 उसी के पास है, और ये 100 के 100 रुपए तुमसे ही लिए हैं। इस बात को भी तो समझ लो, और इसी हिसाब से आगे की दिशा आप सब लोग तय करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया बहुत साहब, थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।